हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। विंटर इज़ कमिंग इसका टाइटल है। ये आर्टिकल एक इकोनॉमिक आर्टिकल है और इंडिया और वर्ल्ड जीडीपी के लिए आईएमएफ की क्या प्रेडिक्शंस हैं आने वाले साल के लिए, इस चीज़ को डिस्कस करेगा। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पढ़ते रहना, आर्टिकल को ट्रांसलेट करते रहना, लेकिन साथ में कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर वोकैब को भी लेके चलना है। अब जो ग्रामर वोकैबलरी के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और जो आर्टिकल को पढ़ोगे, इन क्वेश्चंस पे सबका सब अप्लाई होगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है विंटर इज कमिंग। अब देखो, विंटर इज कमिंग का मतलब है सर्दियाँ आ रही हैं। विंटर मतलब सर्दियाँ, और इस फ्रेज़ को बोरो किया गया है एक मशहूर अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ से जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। इस सीरीज़ का नाम आपने सुना होगा। इस सीरीज़ में बार बार इस फ्रेज़ को बोला जाता है, डायलॉग को, कि विंटर इज़ कमिंग। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि विंटर के अंदर एक बहुत बड़ा दानव, एक बहुत बड़ा राक्षस जो है इन पे हमला करने वाला था। तो पूरी सीरीज़ में यही बात होती है कि सर्दियाँ आ रही हैं, वो राक्षस आने वाला है। आ रही बात समझ में? तो उसको कनेक्ट करके इन्होंने हमारा टाइटल बना दिया आज का, विंटर इज़ कमिंग, यानी कि मुसीबत आना अभी बाकी है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कौन सी मुसीबत अभी दुनिया की इकॉनमी पे आने वाली है? कह रहा है, अमिड इंडियाज स्लोइंग ग्रोथ इम्पल्सिस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ वार्न्ड द वर्स्ट इज येट टू कम। कह रहा है इस चीज़ के चलते, अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, हिंदी में बोलेंगे इस चीज़ के चलते। अच्छा, किसके चलते भाई? इंडिया की धीमी बढ़ती हुई विकास दर के, ग्रोथ के, और ग्रोथ की जो इम्पल्सिस हैं उनके चलते। इम्पल्स का मतलब होता है छोटी छोटी पल्स। जैसे सितंबर महीने में 3% ग्रोथ हो गई, उससे पहले जुलाई के अंदर 5% ग्रोथ हो गई। तो ये छोटी छोटी पल्स आ रही है ना, ग्रोथ की इम्पल्सिस आ रही हैं। कह रहे हैं इन ग्रोथ की धीमी बढ़ती हुई इम्पल्सिस या पल्सिस के जरिए, इसके चलते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्न किया है, इस बात से चेताया है कि जो और बुरा है, जो द वर्स्ट है, जो सबसे बुरा है, वो अभी भी आना बाकी है। तो विंटर इज कमिंग। अगले साल में आप देखेंगे महंगाई और धीमी बढ़ती हुई ग्रोथ पूरी दुनिया की इकॉनमी इंक्लूडिंग इंडियन इकॉनमी को बुरे से इम्पैक्ट करेंगे। समझ में आ गया? सेंटेंस की सोल समझ में आनी चाहिए आपको, कहना क्या चाह रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी वर्ब है हैज़ वांट, द वर्स्ट की वर्ब है इज। मॉनेटरी फंड यहाँ पे एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके आगे द लगाया गया है। आई बड़ा, एम बड़ा, एफ बड़ा, इसको प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करवाया जाएगा। इम्पल्स आपने देख लिया, छोटी छोटी पल्सेस, छोटे छोटे झटके मोमेंटम के। चलिए अब ये आर्टिकल वैसे तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें है सारे आंकड़े, तो ध्यान से इन आंकड़ों को पकड़ना है ताकि आप आरसी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। एक बार मैं आपको सारी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ उस आर्टिकल की, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। एग्जाम्स का सीजन है, होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर अभी भी नहीं की है तो वक्त रहते ही वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप पे आकर के अपनी खुद की ऐप पे तैयारी को शुरू करें। इंग्लिश का आपका कोई भी एग्जाम का सेक्शन जो है इस ऐप से कवर हो जाता है। 3 कोर्सेज मिलेंगे आपको। पहला कोर्स है राइटिंग का, जिसमें आपको बेसिक से लिखना सिखाया गया है इंग्लिश के अंदर। ऐसे, प्रेसी, समरी, रिपोर्ट, है ना, हर चीज़ को आपको कैसे लिखना है बिल्कुल बेसिक से। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे एसएससी के सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस आपको तैयार करवाया जाता है। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें। लास्ट के 15-20 दिन में कोर्स लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है तो जाके फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलिए आज का पहला वर्ड है स्टबन। स्टबन का मतलब है ढीठ और जिद्दी, जो अपनी बात पे अड़ा रहे। जैसे घर वाले आपको बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहे हैं, आप नहीं पढ़ते हो, तो आप उस वक्त स्टबन या ढीठ हो रहे होते हो। ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। इसका कॉमन सा सिनोनिम है एडमेंट। बाकी भी इसी के सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट, स्टेडफास्ट, इंट्रांसिजेंट और अनयील्डिंग। जो याद रखने वाले हैं वो बता देता हूँ आपको, ये तीनों जरूर याद रखना। एडमेंट तो खैर याद रखने वाली बात ही नहीं है, बड़ा आसान सा वर्ड है, कॉमन वर्ड है। ये तीनों आपको याद रखने चाहिए ढीठ के। एवरीवन रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड स्टबन। हर आदमी ने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो अपना दिमाग बदल ले, अपना फैसला बदल ले, चेंज ऑफ माइंड कर ले, लेकिन वो लास्ट तक स्टबन बना रहा, अपनी बात पे अड़ा रहा। ऐसे इस वर्ड को यूज़ करते हैं। आज इसकी एडवर्ब फॉर्म देखेंगे, स्टबनली। किसी काम को ढीठ पने के साथ किया जाए तो स्टबनली किया जाता है। चलिए अगला वर्ड है स्नोबॉल। ये वर्ड मैंने आपको करवाया हुआ है बड़े अच्छे से कहानी के साथ। स्नोबॉल का मतलब होता है चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आपके हाथ से बाहर चला जाना। और ये वर्ड बना कैसे है? आप कहीं पहाड़ पे जाओ जहाँ पे बर्फ़ हो, एक छोटी सी बर्फ़ का एक ढेरी लेकर के लुढ़का देना पहाड़ से,
नीचे की तरफ। जब वो ढेरी नीचे पहुंचेगी ना तो वो अपने साथ में बर्फ़ लेती 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 एक बड़ी सी स्नो की बॉल बन जाएगी। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपने तो छोटी सी भेजी थी 500 ग्राम की, नीचे आएगी तो वो 50 किलो की भी हो सकती है। तो स्नो बॉल का मतलब यही होता है चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जैसे एक लुढ़कती हुई छोटी सी स्नो की बॉल पहाड़ से नीचे आते हुए कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसको स्पाइरल करना भी बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने को। आज इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। द पैंडेमिक हैज स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। ये महामारी जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, स्नोबॉल इनटू कर गई है एक इंटरनेशनल डिजास्टर में, तो बदल करके एक डिजास्टर बन चुकी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। अगला वर्ड है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार, कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी, है ना। जो सीधा सीधा ना हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, जो ट्विस्टेड हो, वो होता है टॉर्चुअस। ये टॉर्चुअस कोई बात भी हो सकती है, ये टॉर्चुअस कोई आदमी भी हो सकता है, और टॉर्चुअस कोई प्लान भी हो सकता है। लाइफ इज़ हार्ड एंड अ टॉर्चुअस जर्नी। लाइफ एक मुश्किल और घुमावदार जर्नी है, सीधा सीधा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। टॉर्चुअस को मेंड्रिंग भी बोलते हैं, घुमावदार के लिए एक अच्छा वर्ड है। जैसे कोई नदी है, गोल गोल घूम रही है, ऐसे 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 करके जा रही है, तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ मेंड्रिंग रिवर, है ना। चलो, ये छोटी छोटी जो टिप्स दे रहा हूँ ना, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती हैं। नदियों के साथ में मेंड्रिंग लगता है, किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ के साथ में टॉर्चुअस लगता है। आगे बढ़ो। लास्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है साफ शब्दों में किसी बात को जाहिर करना, व्यक्त करना। टू स्टेट समथिंग, एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। इसको इनंशिएट और इलोक्वेंट भी बोलते हैं। वैसे तो ये वर्ब फॉर्म में यूज़ होता है आर्टिकुलेट, लेकिन ये एक एडजेक्टिव भी है। अगर मैं आपसे कोई बात साफ शब्दों में बोल रहा हूँ तो वो बात हो गई आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नाउन के लिए, आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव बन गया। और अगर मैं आपको कोई बात साफ शब्दों में कह रहा हूँ तो वो वर्ब भी आर्टिकुलेट है। जैसे आई आर्टिकुलेटेड द स्टोरी या आई आर्टिकुलेटेड माई स्टेटमेंट। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों ही तरीके से चलता है। अब इसकी जो सिनोनिम फॉर्म है इलोक्वेंट, ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बड़े अच्छे से लोकू करना। लोकू मतलब बोलना, साफ तरीके से बोलते हो, इलोक्वेंट स्पीच में बोलते हो। आर्टिकुलेट स्पीच या इलोक्वेंट स्पीच इज़ अ मेजर रिक्वायरमेंट फॉर अ लीडरशिप रोल। साफ सुथरी जो भाषा है, स्पीच जो है, किसी भी लीडरशिप रोल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। चलिए, यही 3-4 वर्ड्स हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे देते हैं। मैंने आपको बताया विंटर इज़ कमिंग लिया गया है गेम ऑफ थ्रोन से, है ना। गेम ऑफ थ्रोन से ये राक्षस विंटर में आने वाला था, और सारे 8 सीजन में सबको ये दिमाग में था कि ये राक्षस आएगा विंटर में तो क्या करेगा। अब कुछ ऐसा ही वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हो रहा है। जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही हैं, इन्फ्लेशन का खतरा और बढ़ता जा रहा है, और इसी पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी फोरकास्ट निकाली है और ये बताया है कि दुनिया भर की इकोनॉमी जो है स्लो डाउन से यानी मंदी से गुजरेगी अगले 2 साल। इसमें इंडिया का भी नाम है। हालांकि इंडिया के लिए जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बताए गए हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इसमें खुशी की बात भी है और गम की बात भी है। खुशी की बात ये है कि इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। लेकिन बुरी बात ये है कि जब एक गरीब दुनिया होगी ना, उसमें एक अमीर इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, आसपास के लोग अगर गरीब हो रहे हैं तो इंडिया की अमीरी किसी काम की नहीं है। जो भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा इंपैक्ट इंडियन पॉपुलेशन पे पड़ने वाला नहीं है। तो एक मिक्स्ड सी फीलिंग वाला आपको जो आर्टिकल लिखा गया, आपको फीलिंग जो आएगी ना, मिक्स्ड टाइप की इसकी फीलिंग आएगी। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज करके बता रहा है आईएमएफ की स्टेटमेंट के क्या मायने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी की तरह ही प्रोसेस करना, पूरी कहानी है ये। कहानी शुरू होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टेटमेंट से। कह रहे द आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हैज़ रिटेन्ड ग्लोबल ग्रोथ होप्स फॉर 2022 एट 3.2%। कह रहे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने अपनी इस रिपोर्ट में, इसका नाम क्या है रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WEO। और कौन सी रिपोर्ट है? जो अभी सबसे नई आई है, लेटेस्ट, इसी साल जो भी आई है। कह रहा है आईएमएफ ने ना अपनी इस रिपोर्ट में रिटेन करके रखा। रिटेन करने का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना, किसी चीज़ को जो आपने कह दिया उस पर खड़े रहना। तो ये खड़ा रहा है, रिटेन करके बैठा है अपने ग्लोबल ग्रोथ की होप्स को, अंतर्राष्ट्रीय विकास की अपनी उम्मीदों को। और कहाँ पे? 2022 के लिए 3.2% पे। तो इसने यही बोला कि मैंने पहले भी बोला था 3.2% से दुनिया आगे बढ़ेगी इस साल, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि इस साल वही जो है होने वाला है। और इसने क्या किया? इसने काम ये किया, इसने लोअर्ड नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्शन टू 2.7% फ्रॉम 2.9%। लेकिन जो अगला साल आएगा यानी कि 2023-24, कह रहे जो नेक्स्ट ईयर है ना, उसमें इसने नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन को यानी कि अंदाजे को, एस्टिमेशन को लोअर कर दिया, नीचे ले आया 2.9% से 2.7%। समझ में आ गई कहानी?
आईएमएफ ने क्या बोला, अगला साल बड़ा मुश्किल आने वाला है। ये वाले साल में तो यही रहेगी जो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगले साल में 2.9 की जगह अब मेरे हिसाब से 2.7 ही ग्रोथ रहने वाली है दुनिया की। चलो, फंड की वर्ब है हैज़ रिटेन्ड पहली, फंड की दूसरी वर्ब है हैज़ लोअर्ड। हैज़ को दूसरी बार नहीं लिखा गया है ना, एक बार आ गई हेल्पिंग वर्ब तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टिमेशन, अंदाजा, प्रिडिक्शन, आगे की जो आप भविष्यवाणी करते हो, दैट इज योर प्रोजेक्शन। चलो, और इसने क्या बोला भाई, इसने ये बोला द ईयर 22-23 विल फील लाइक अ रिसेशन फॉर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। कह रहे जो 2023वां साल है, अब 2023 का मतलब है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। कह रहा जो अगला फाइनेंशियल ईयर है वो फील होगा, वो महसूस होगा। और कैसा महसूस होगा, एक रिसेशन के जैसा, यानी कि एक मंदी के जैसा। और किसके लिए, दुनिया में कई लोगों के लिए या दुनिया की कई कंट्रीज़ के लिए, ऐसा समझ लो। कह रहे द फंड हैज़ कॉशन्ड, ये बात इस फंड ने कॉशन की है। कॉशन का मतलब, वॉर्न का मतलब एक ही है, किसी को चेताना, किसी को, समझ गए ना, चेतावनी देना। तो ये चेतावनी आईएमएफ ने दी है। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा ये काम। कह रहा है एज, क्योंकि द वर्स्ट इज येट टू कम। कह रहा है क्योंकि जो द वर्स्ट है, अब ये वर्स्ट समझते हैं ना, बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड, वर्स, वर्स, और तीसरी है वर्स्ट या द वर्स्ट। ये है बुरा, ये है बुरे से भी बुरा, और ये है बद से बदतर। करेक्ट, क्योंकि जो बद से बदतर है, जो द वर्स्ट है, वो अभी भी आना बाकी है, इज येट टू कम। और किस बीच में आएगा ये, अमिड टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज टू कर्ब स्टबनली हाई इन्फ्लेशन। ये जो वर्स्ट आएगा इस चीज़ के चलते आएगा, अमिड जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आजकल आ रही है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी आप थोड़ा वो समझते होंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना घटाना कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना। कह रहे ये सब होगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जाने पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और ये वो पॉलिसी है जो कर्ब करने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है, स्टबनली हाई, जिद्दी तौर पे हाई इन्फ्लेशन को। स्टबन याद है ना, जिद्दी, तो इस जिद्दी हाई इन्फ्लेशन को। और कह रहा है और किस चीज़ के चलते अमिड अ स्पायरलिंग एनर्जी एंड फूड क्राइसिस, एक ऐसे एनर्जी और फूड क्राइसिस के चलते जो है स्पायरलिंग, जो है स्नोबॉलिंग, जो है आगे से आगे बढ़ने वाला। आगे बात समझ में, सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ चुके हैं आप। 23 की वर्ब है, द ईयर 23 की वर्ब है विल फील, फंड की वर्ब है हैज़ कॉशन्ड, एफ बड़ा है, द लगा हुआ है, तो द आईएमएफ की बात हो रही है। वर्स की वर्ब है इज, कर्ब का मतलब है कंट्रोल करना, स्टबनली मतलब है बहुत ही ढीठ अंदाज में, एडामेंटली भी बोल सकते हैं, स्टेडफास्टली भी बोल सकते हैं, अनयील्डिंगली भी बोल सकते हैं। ढीठ अंदाज में कोई काम होता है तो स्टबनली होता है। स्पायरलिंग और स्नोबॉलिंग एक ही बात है, ऐसी चीज़ जो गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो वो स्पायरल या स्नोबॉल करती है। तो एनर्जी और फूड क्राइसिस जब स्पायरल करेगा, आपको पता लगेगा कितनी खाने की और एनर्जी की कमी होने वाली है आने वाले वक्त में। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, ये आगे करवाऊंगा, थोड़ा सा अपने फ्लो बनाते हैं। और इसने क्या बोला जी, अब ये बात करेगा इंडिया की। कह रहा वाइल इट रिटेन्ड इंडियाज 23-24 ग्रोथ एस्टिमेट एट 6.1%। कह रहे जहां इस भले आदमी ने, आईएमएफ ने रिटेन करके रखा, बनाए रखा इंडिया के 2023-24 के ग्रोथ के एस्टिमेट को। और कहां बनाए रखा, 6.1% पे। तो वर्ल्ड का इसने क्या बताया था, 3.2%, वो भी रिटेन रखा। इंडिया का इसने बताया था 6.1%, उसको भी रिटेन रखा। कह रहा जहां इसने रिटेन रखा वहीं हुआ क्या, वहीं हुआ ये, द आईएमएफ स्लैश्ड दिस ईयर्स फोरकास्ट टू 6.8%। इसने इस साल का जो फोरकास्ट है इंडिया का, उसको 6.8% पे स्लैश कर दिया। स्लैश करने का मतलब होता है कट डाउन करना, किसी चीज़ में कटौती करना। तो इसने काट छांट कर दी, इस साल को 6.8% पे ले आया। और कहाँ से लाया, फ्रॉम 7.4% इन जुलाई। सेंटेंस समझ में आ गया। तो इंडिया का नेक्स्ट ईयर का तो कह रहा है वही रहने वाला है 6.1, इस साल का कम करके 7.4 से 6.8 पे ले आया। 8 की वर्ब है रिटेंट, आईएमएफ की वर्ब है स्लैश। स्लैश का मतलब है कटौती करना, काट छांट करना, नीचे लाना। अब ये जो एस्टिमेट वर्ड देख रहे हो आप, एस्टिमेट का मतलब है अंदाजा। अब यही वर्ड तो प्रोजेक्शन है जो ऊपर आपने देखा है, इन दोनों वर्ड्स में कोई फर्क नहीं है। दिस ईयर्स प्रोजेक्शन एंड दिस ईयर्स ग्रोथ एस्टिमेट, है ना, तो ये एक ही वर्ड्स है, बार बार आपको अलग अलग जो है सिनोनिम यूज करके दिखा रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है जी, कह रहा है दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट आफ्टर द वर्ल्ड बैंक्स 6.5% assessment that pegs India's GDP rise below 7%। अब कह रहे ये दूसरी दफ़ा हो रहा है, दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट, ये दूसरा सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट अंदाज है, प्रोजेक्शन है। और किसके बाद में, वर्ल्ड बैंक के 6.5% की असेसमेंट के बाद में, इवैल्यूएशन के बाद में। और वो वैल्यूएशन जो पैग करती है, जो डिटर्मिन करती है, पैग का मतलब होता है किसी चीज़ के लेवल को डिटर्मिन करना, तो जो डिटर्मिन करती है लेवल को, और लेवल किसका,
इंडिया की जीडीपी के राइज का, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ का, वो किसके नीचे, बिलो 7%। तो आईएमएफ अकेला नहीं है जो कह रहा है कि 7.4 से 6.8 होगा इंडिया का, वर्ल्ड बैंक भी कर चुका है। वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है 6.8 भी नहीं होगा, 6.5 होगा। तो दूसरी दफ़ा इस साल ऐसा हो रहा है कि इंडिया की जीडीपी को 7% से नीचे बताया जा रहा है। अब ये कौन सी जीडीपी है 7% वाली, कह रहा है विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रीन्स आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। कह रहे ये वही 60% है जिसको आरबीआई और हमारे नॉर्थ ब्लॉक के जो मैंड्रीन्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक मतलब आप जानते होंगे ना पार्लियामेंट अपना संसद भवन कैसा है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में आपके शायद पीएम बैठते हैं और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं। तो नॉर्थ ब्लॉक में जो मैंड्रीन्स हैं, मैंड्रीन्स का मतलब है बाबू अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठे जो मिनिस्टर्स हैं, कह रहे ये वही 7% है जिसको आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर मैंड्रीन हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। तो भारत सरकार बोल रही है कि 7% से ज़्यादा ग्रो होगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों बोल रहे हैं कि 7 से कम होगा। पूरी कहानी समझ में आ रही है। चलो, दिस की वर्ब है इस, दैट की वर्ब है पेग्स। पैग का मतलब होता है डिटरमिन करना लेवल को, किसी भी चीज़ के लेवल को अगर आप निर्धारित करते हैं अपने दिमाग में तो उसको आप करते हैं पैग करना, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रीन्स की वर्ब है आर एक्सपेक्टिंग। नॉर्थ ब्लॉक आप जान गए हैं जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी है। मैंड्रीन का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है जी, और ये कह रहा है द डाउन ग्रेड इज एट्रीब्यूटेड टू वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न इन द सेकेंड क्वार्टर एंड सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड। अब कह रहे हैं ऐसा हुआ क्यों, सरकार कह रही है बढ़ेगी, आईएमएफ कह रहा है घटेगी, इतना ऐसा फर्क क्यों आ रहा है। कह रहे जो डाउनग्रेड हुआ है ना ये 7 से 6.5 या 6.8 पे, इसको एट्रीब्यूट टू किया जाता है। एट्रीब्यूट टू करना मतलब किसी चीज़ का रीजन बताना। इस डाउनग्रेड का रीजन बताया जाता है, और क्या बताया जाता है, वीकर देन एक्सपेक्टेड आउट टर्न। जो आउट टर्न आ रहा है, जो प्रोडक्शन आ रही है, आउट टर्न मतलब प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और जो है वीकर देन एक्सपेक्टेड, जो आशा थी उससे कम आ रही है। और कब आ रही है कम, ये सेकंड क्वार्टर में, पिछले बीते हुए तिमाही में। और इसका दूसरा रीजन है कम पड़ती हुई, सबड्यू होती हुई, सरेंडर होती हुई एक्सटर्नल डिमांड। तो इंडिया तो सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन बाहर से लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया से चीज़ें, क्योंकि बाहर से डिमांड कम हो रही है। डाउनग्रेड की वर्ब है इज एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूट टू करना, एस्क्राइब टू करना, ये दोनों स्ट्रक्चर्स बताती हैं किस चीज़ का आप क्या रीजन बता रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ उसकी सक्सेस जो है ना वो उसके हार्डवर्क की वजह से है, तो मैं बोलूँगा हिज सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिज हार्डवर्क। आ रही बात समझ में। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ हिज सक्सेस कैन बी ascribed to his hard work, और मैं चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूँ his success is probably because of his hard work। probably क्यों लगाया, क्योंकि मैंने can का इस्तेमाल किया था, तो मैं यहाँ पे probability बता रहा हूँ, इसको निकाल दूंगा तो भी ठीक है। तो ये because of को ही बताने वाला फ्रेज है attribute to या ascribe to। इसमें गलती ये आती है एग्जाम में, attribute at लगा के दे देगा, preposition फिक्स है, to ही आएगी इसके बाद। चलो, सबड्यू का मतलब होता है जिसको आपने सप्रेस कर दिया, सबॉर्डिनेट कर दिया, जिसको आपने दमन कर दिया। आउट टर्न मतलब प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और क्या रीजन है इसके पीछे, ये डाउनग्रेड तो आ गया, एक रीजन तो ये आ गया। कह रहा है द स्लोइंग ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स बैक दिस प्रोग्नोसिस। कह रहा है कम बढ़ती हुई जो ग्रोथ है, और किस में, पहली चीज़ तो है टैक्स की कलेक्शंस में, दूसरी चीज़ है इंडस्ट्री के आउटपुट में। अब ये आउटपुट और आउट टर्न एक ही बात है, दोनों का मतलब है प्रोडक्शन। और तीसरी चीज़ है हमारे एक्सपोर्ट्स में। कह रहे हैं इन तीनों चीज़ों में जो कम बढ़ती हुई ग्रोथ है ना, ये बैक करती है इस प्रोग्नोसिस को। आगे बात समझ में। चलो, अब ध्यान रखना ये सेंटेंस गलत है, पहले आप ढूंढ के बताओ ये गलत क्यों है, फिर मैं आपको बताता हूँ रीज़न। कोशिश करो खुद से। देखो ग्रोथ जो है ना ये आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों आपके सब्जेक्ट्स नहीं है। मैंने इनको ग्रीन जरूर किया है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स नहीं है, एक्चुअल में सब्जेक्ट ग्रोथ है। और मुझे पता कैसे लगा, ग्रोथ 3 चीज़ों में है। पहली चीज़ है टैक्स कलेक्शन, फिर कॉमा लगा के दूसरी चीज़ है इंडस्ट्रियल आउटपुट, और तीसरी चीज़ है एंड लगा के एक्सपोर्ट्स। हरी बात समझ में। तो ग्रोथ सब्जेक्ट हुआ, ग्रोथ की वर्ब होनी चाहिए बैक्स, ना कि बैक, है ना। तो एक मिस्टेक हो गई छोटी सी इस सेंटेंस के अंदर। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्री डायग्नोसिस, ये वर्ड कई बार आपको करवाया है। इसका मतलब होता है पहले से अंदाज लगाना, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन कहलाती है प्रोग्नोसिस। चलिए ये गलती सही कर लेना इस सेंटेंस में। कह रहा है द रोड अहेड रेंडर्ड टॉर्चुअस बाय द लिंगरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, a slowdown in China, and what the IMF has eloquently termed a cost of living crisis is not much traveled on। अब ये सेंटेंस है ना, इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, ये बीच वाला सब छोड़ दो। छोड़ दो मतलब खा जाओ, डैश से डैश वाले को अलग कर दो, फिर सेंटेंस पढ़ो और फिर बाकी वाले को पढ़ो, उससे ऐड करो, है ना। तो मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको कि जो रोड अहेड है, जो आगे का रास्ता है, और कैसे,
कह रहा है ये वाला सा रास्ता जो बाद में देखेंगे, कह रहा है ये रास्ता ऐसा है जो मच ट्रेवल्ड ऑन नहीं है, जिस पे हमने ज़्यादा सफ़र नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये रोड ऐसी रोड है जिसको किसी ने भी सफ़र नहीं किया, सबके लिए नया रास्ता है। ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड इकोनॉमी ने पहले कभी नहीं देखी। तो रोड की वर्ब है इज़ नॉट मच ट्रेवल्ड, है ना, इज़ ट्रेवल्ड पैसिव वॉइस के अंदर। अब बीच वाला देख लो, ये रोड कौन सी है। कह रहा है ये रोड वो है जो रेंडर्ड है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस मतलब कॉम्प्लिकेटेड या घुमावदार। कह रहे जिसको रेंडर किया गया है, रेंडर का मतलब है बनाना, जिसको बना दिया गया है घुमावदार, और किसके द्वारा, बाय लगा के बता रहा है, लंबे चलते हुए, लंबे खिंचे हुए, लिंगर करते हुए रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, एक मंदी के अंदर है जो आ रही है चाइना के अंदर, उसके द्वारा, और उस चीज़ के द्वारा, उस चीज़ के द्वारा जिसको IMF ने बड़े ही साफ तरीके से, बड़े ही इलोक्वेंट मैनर में नाम दिया है, टर्म किया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। आपके रहने की कॉस्ट का क्राइसिस, है ना। आने वाले टाइम में आप रहने वाले, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना रहने खाने का खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसा क्राइसिस एक आ रहा है। कह रहा है ये वाली रोड हमने पहले कभी नहीं देखी। आया सेंटेंस समझ में। अब ये बीच वाली इंफॉर्मेशन क्या थी, ये रोड के बारे में ही बता रहा था। ये रोड है रशिया यूक्रेन वाली, ये रोड है चाइना के डूबते हुए चाइना वाली, ये वो रोड है जिसमें लिविंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ रहा है। चलिए, रोड की वर्ब देख लिया आपने सेंटेंस में। IMF की वर्ब है हैज़। टर्म्ड, टर्म का मतलब होता है किसी को नाम देना। टर्म वर्ब के बाद में कभी भी एज ना लगाएं। जैसे किसी चीज़ को आपने कुछ नाम दिया ना, जैसे ही हैज़ बीन टर्म्ड एज किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग बोला जाता है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो टर्म्ड एज नहीं लिखेंगे, शाहरुख खान इज टर्म्ड किंग ऑफ बॉलीवुड, एज को यहाँ पे नहीं लगाना होता है। चलो, और क्या कह रहा है जी। कह रहा है द रिस्क ऑफ मॉनेटरी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी मिस कैलिब्रेशन हैज़ रीजन शार्पली। और कह रहा है जो जोखिम है ना, एक तो मॉनेटरी, फिजिकल और फाइनेंशियल पॉलिसी के मिस कैलिब्रेशन का। तो दुनिया में 3 तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, फिजिकल पॉलिसी से किसी भी देश के टोटल बजट को कंट्रोल करते हैं, और फाइनेंशियल पॉलिसी से किसी भी देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है कंट्रोल करते हैं। तो कह रहे जो रिस्क है ना इन तीनों पॉलिसीज़ में, मिस कैलकुलेशन का, मिस कैलिब्रेशन का, मिस एडजस्टमेंट का, कह रहे ये भी राइज कर चुका है, हैज़ रीजन, बहुत ज़्यादा, बहुत शार्पली। और किसके चलते, अमिड हाई अनसर्टेनिटी एंड ग्रोइंग फ्रिजैलिटीज़ द फंड हैज़ एम्फसाइज्ड। कह रहे ये चलते हुआ है सब बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के, और बढ़ती हुई फ्रिजैलिटीज़ के। फ्रिजैलिटी मतलब वीकनेस, भंगुरता, ब्रेकेबिलिटी। तो दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर की इकॉनमीज आजकल भंगुर हैं। एक झटका आता है श्रीलंका गिर जाता है, दूसरे झटके में नेपाल, पाकिस्तान गिर जाते हैं। तो कह रहे इनके चलते जो है ना ये सब का रिस्क बढ़ गया है। कह रहे ये पूरी बात कौन सी वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ वाली IMF ने एम्फसाइज किया है, जोर दे के कहा है। सेंटेंस क्लियर है। चलो, रिस्क की वर्ब है हैज़ रीजन, फंड की वर्ब है हैज़ एम्फसाइज्ड, फ्रिजैलिटी मतलब भंगुरता, आपकी कमजोरी, मिस कैलिब्रेशन, मिस एडजस्टमेंट या मिस कैलकुलेशन भी इसको बोल सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इंडिया को क्या करना चाहिए, है ना। चलो, कह रहा है आफ्टर लाइकली लूजिंग द टैग टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर द IMF एक्सपेक्ट्स इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन नेक्स्ट ईयर। कह रहा है इंडिया के लिए IMF की फोरकास्ट बहुत ही अच्छी है। कह रहा है ये वो इंडिया है जो लूज़ करने के बाद में, लाइकली संभावित तौर पे लूज़ करने के बाद में, अपने टैग को, अपने बिल्ले को, टैग समझते हैं ना, बिल्ला जो आप लगाते हो अपनी छाती पे, कह रहे जो उसकी छाती पे टैग लगा हुआ था, बिल्ला लगा हुआ था, उसको लूज़ करने के बाद, हार जाने के बाद, और किसके सामने, सऊदी अरेबिया के सामने इस साल। अब वो कौन सा बिल्ला था। कह रहे IMF ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है ना वो बन जाएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी पूरी दुनिया में एक बार फिर अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो अभी तक इंडिया ही फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी था, लेकिन इस साल इंडिया ने ये बिल्ला, ये टैग हार दिया सऊदी अरेबिया के सामने। अब IMF ये करे कि फिर से आपका वक्त आने वाला है, योर टाइम इज़, है ना, अपना टाइम आएगा, अब आपके पास ये बिल्ला फिर से मिल जाएगा आपको। IMF की वर्ब है एक्सपेक्ट्स। कह रहा बट प्राइवेट फोरकास्टर्स सच एज नोमुरा बिलीव पॉलिसी मेकर्स ऑप्टिमिज्म अबाउट 23-24 प्रॉस्पेक्ट्स मे बी मिसप्लेस्ड। कह रहा लेकिन इसमें बुरी बात भी है, जो प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं, IMF को तो छोड़ दो, ये तो सरकारी है, दुनिया भर का ग्लोबल है। कह रहे जो प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं जो एस्टिमेशन देते हैं, जैसे कि नोमुरा नाम की एजेंसी, ये ऐसा मानते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स का जो ऑप्टिमिज्म है, इंडिया के अंदर जो लोग पॉलिसी को मेक करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी जो आशावाद है, और किसको लेकर के, 23-24 के प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के, 23-24 की संभावनाओं को लेकर के। कह रहा हो सकता है मे बी ये मिसप्लेस्ड हों। मिसप्लेस्ड का मतलब होता है गलत जगह पे किसी चीज़ का पड़ा हुआ होना, प्लेस्ड इन अ रॉन्ग पोजीशन। तो ये प्राइवेट फोरकास्टर्स यही कह रहे हैं कि इंडिया से इतनी उम्मीदें मत रखो, आपकी सारी उम्मीदें आपने गलत कंट्री से लगा रखी हैं, मिसप्लेस्ड हैं,
इंडिया उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। कह रहा है क्यों? कह रहा है एज द ग्लोबल डाउन टर्न्स रिपल इफेक्ट्स मे बी अंडर एस्टिमेटेड। कह रहा है क्योंकि जो ग्लोबल डाउन टर्न है, अब देखो डाउन टर्न, स्लो डाउन, रिसेशन, तीनों का मतलब होता है मंदी। कह रहे क्योंकि जो ग्लोबल मंदी है उसके जो रिपल इफेक्ट है ना, रिपल इफेक्ट होते हैं, मैं आपको भी समझा दूंगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना, आगे से आगे चलने वाले इफेक्ट्स। कह रहा है वो हो सकता है उनको आपने अंडर एस्टिमेट किया हो, उनको आपने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया हो। और कह रहा है एंड ग्रोथ कुड वेल स्लिप टू 5.2%, और ग्रोथ जो है बड़े अच्छे से स्लिप कर सकती है, फिसल सकती है 5.2% पे। तो प्राइवेट वाले तो ये बोल रहे हैं 6.5 6.8 भी बेवकूफ़ी है, इंडिया तो इतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया के अकेले ग्रो करने से कुछ होता नहीं है, दुनिया में आसपास गरीबी है, तो इस वजह से इंडिया में भी उतनी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेंटेंस समझ में आ गया ना? फोरकास्टर्स की वो बिलीव, अच्छा ऑप्टिमिज्म की वर्ब है मे बी। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गूफ ऑफ कर दिया है, ऑप्टिमिज्म को बनाना है सब्जेक्ट, ऑप्टिमिज्म को बना देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी वर्ब है मे बी, ऑप्टिमिज्म मे बी मिसप्लेस्ड। और ग्लोबल डाउन टर्न्स रिपल इफेक्ट, तो रिपल इफेक्ट नाम का जो वर्ब है, वर्ड है, नाउन है, इसकी वर्ब है मे बी अंडर एस्टिमेटेड, इसकी वर्ब है मे बी अंडर एस्टिमेटेड। चलो, और ग्रोथ की वर्ब है कुड वेल स्लिप टू, कुड बता रहा है यहाँ के फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है। डाउन टर्न, रिसेशन और स्लो डाउन तीनों का मतलब होता है मंदी, ये वर्ड बार बार आपको आर्टिकल में देखने को मिल रहे हैं। अब आपको रिपल इफेक्ट बताते हैं होता क्या है, आगे से आगे आने वाले इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसको साइड में हटाते हैं। देखो ये होता है रिपल इफेक्ट। मान लीजिए एक बूंद आपने पानी में गिराई ऊपर से, बूंद तो यहाँ गिरी थी, लेकिन इसकी रिपल्स, इसकी लहर कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। बस ये यही कह रहे हैं कि इंडिया तो यहाँ पड़ा है, लेकिन जो बीच में बूंदें गिर रही हैं यूके में, वेस्ट में, जो महंगाई की और मंदी की, इन बूंदों का असर, इनके रिपल इफेक्ट्स जो हैं ये इंडिया तक भी आएंगे। आगे बात समझ में? तो इस पिक्चर से याद रखना, इनडायरेक्ट इफेक्ट को बोलते हैं रिपल इफेक्ट। इसके लिए हमारे पास अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हैं, इम्प्लीकेशन और रैमिफिकेशन। चलो और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ईदर वे रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी कंपेयर्ड टू द वर्ड अलोन विल नॉट सफाइस। कह रहे किसी भी तरीके से देख लो, ईदर वे, जो तुलनात्मक रूप से संपन्नता है, प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ है, पैसा है, और किसके मुकाबले, दुनिया के मुकाबले, कह रहा है अकेले अकेले ये सफाइस नहीं करेगा, ये सफिशिएंट नहीं रहने वाला है। सफाइस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सफिशिएंट रहना, किसी चीज़ का पर्याप्त रहना। तो अगर आप खुद भी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हो, दुनिया गरीब हो रही है, तो उससे आप जो है खुद बहुत अमीर नहीं हो जाओगे, सबको एक साथ ग्रो करना पड़ेगा अमीर होने के लिए। प्रोस्पेरिटी की वर्ब है विल नॉट सफाई। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ, आप समझते हैं इसका मतलब, है ना। कह रहा है इंडिया नीड्स टू नॉट ओनली ग्रो सिग्निफिकेंटली फास्टर देन इट्स फॉल्टरिंग प्री पैंडमिक ट्रेजेक्ट्री। कह रहे इंडिया को ज़रूरत है, अच्छा क्या ज़रूरत है जी, टू लगा के बता रहे हैं, दो चीज़ों की। पहली चीज़ है ना केवल ये करना, कौन सी चीज़, कि ग्रो करें आप जो है विकास करें बहुत ही ज़्यादा फास्टर पेस से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और किसके मुकाबले, बजाय इसकी फॉल्टर करती हुई, लड़खड़ाती हुई, फॉल्टरिंग मतलब लड़खड़ाती हुई प्री पैंडमिक ट्रेजेक्ट्री के, प्री पैंडमिक ग्रोथ चार्ट के। तो पैंडमिक से पहले भी इंडिया लड़खड़ा रहा था। कह रहे पहली ज़रूरत तो इंडिया को ये है कि उस लड़खड़ाने वाली ग्रोथ से भी तेज़ ग्रोथ अब दिखाए। तो एक तो ये दिखाना पड़ेगा, और दूसरा बट ऑल्सो साथ ही साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि डिलीवर बेटर क्वालिटी ग्रोथ दैट इज़ इंक्लूसिव एंड मीट्स द एस्पिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ इट यूथ, कि ये डिलीवर करे अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ को जो इंक्लूसिव हो, जो सबको अपने दायरे में लेने वाली हो, और जो मीट करती है, जो पूरा करती है महत्वाकांक्षाओं को, एस्पायरेशंस को, दसियों लाख इनके युवाओं की। अच्छा ये युवा कौन है? ये वो युवा हैं हु कॉन्स्टिट्यूट इट्स डेमोक्रेटिक डिविडेंड। ये वो युवा हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मिल करके बनाते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, आसान भाषा में समझा देता हूँ मैं आपको। आपकी ह्यूज पॉपुलेशन से जो एडवांटेज आपको होती है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड मतलब एडवांटेज, डेमोग्राफिक मतलब जो पॉपुलेशन से आती हो। सेंटेंस लंबा है मानता हूँ, पर एक बार इसको रिपीट करने से मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ जाएगा। आसान सेंटेंस है। इंडिया को दो काम करने हैं, एक तो अपनी पुरानी वाली जो ग्रोथ रेट है जो लड़खड़ा रही थी उससे भी तेज़ ग्रो करके दिखाए आज, और दूसरा साथ ही साथ इसको ये भी करना है कि अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ दिखाए। ऐसा नहीं है अंबानी और अडानी अमीर हो रहे हैं, ग्रोथ इंक्लूसिव वो सब लोग इसमें अमीर हों, जिससे कई युवा जो हैं हज़ारों लाखों उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, उनको जॉब्स मिले। और ये वही युवा हैं जिनके नाम पे इंडिया कहता है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी पॉपुलेशन की हमारे पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दैट की इंडिया की वर्ब है नीड्स, दैट की दो वर्ब्स हैं, पहली है इज़, दूसरी है मीट्स। दैट इज़ इंक्लूसिव एंड दैट मीट्स द एस्पायरेशंस। एक सेकंड रुकना, इसको कलर दे देते हैं अपने अच्छा सा, ठीक है, पिंक कलर, एस्पायरेशन महत्वाकांक्षा।
और क्या करना है इंडिया को? द कंट्री हैज़ ओनली अ स्मॉल विंडो नाउ टू कैश इन ऑन दिस स्वीट स्पॉट। कह रहा है कंट्री के पास अब एक छोटी सी विंडो है। स्मॉल विंडो का मतलब होता है छोटी सी अपॉर्चुनिटी, और किसके लिए? नाउ है कैश इन ऑन करने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, मौके पे चौका मारने के लिए इस स्वीट स्पॉट का। तो कुछ ही दिन इंडिया के पास है, दुनिया जब मंदी में जाएगी उससे पहले पहले इंडिया को अपने आप को बाहर निकालने का इंतजाम कर लेना है। कंट्री की वर्ब हैज़, कैश इन ऑन करना, किसी चीज़ की एडवांटेज लेना जो एक फेवरेबल सिचुएशन हो उसकी। इसको मौके पे चौका मारना भी बोलते हैं, इसको बैंक ऑन करना भी बोलते हैं। कल ही आई थी ये फ्रेजल वर्ब, कल या परसों वाली क्लास में, है ना। कैश इन ऑन में याद रखना ये इन जरूर आएगा, इसको खा के मत आ जाना। कैश इन ऑन पूरी फ्रेजल वर्ब है, इन जरूर लगेगा। चलो और क्या कह रहा है जी? इसके अलावा ये कह रहा है मोर ओवर गिवन इंडियाज लो पर कैपिटा इनकम द सस्टेन्ड सर्ज इन प्राइसेस हैज़ हिट मोस्ट हाउस होल्ड्स स्पेंडिंग कैपेसिटी। कह रहा है इसके भी ऊपर, मोर ओवर का मतलब होता है इन सब चीज़ों के बाद, ऑन द टॉप ऑफ दैट। कह रहा है देखते हुए इंडिया की लो पर कैपिटा इनकम को, गिवन यानी कंसीडर करते हुए, देखते हुए, तो इंडिया की बहुत ही कम इनकम जो है पर कैपिटा, और कह रहा है जो सस्टेन्ड सर्ज है, लगातार बना हुआ जो उछाल है, और किसमें? दामों में, प्राइसेस में। कह रहा है इसने हिट कर दिया है ज़्यादातर घर परिवारों की, हाउस होल्ड्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी को। तो ये भी एक दिक्कत है, गरीब लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, अमीर तो अमीर हो गया। कह रहा है एंड could even cramp their ability to invest in the next generation's education। और कह रहा है ये जो स्पेंडिंग कैपेसिटी में जो कमी है ये हो सकता है क्रैम्प कर दे। क्रैम्प का मतलब होता है किसी को अपाहिज करना, किसी को रोक देना उसको किसी काम को करने से। तो कह रहा है हो सकता है ये क्रैम्प भी कर दे इन लोगों की एबिलिटी को जो है इन्वेस्ट करने की आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा में, एजुकेशन में। सिंपल सेंटेंस है। सर्ज की दो वर्ब्स हैं, सर्ज हैज़ हिट, एंड सर्ज की दूसरी वर्ब है सर्ज कुड इवन क्रैम्प। सर्ज का मतलब होता है उछाल यानी कि इंक्रीज, सस्टेन्ड का मतलब है लगातार बना हुआ, गिवन का मतलब है देखते हुए, मोर ओवर का मतलब होता है इन सब चीज़ों के बाद, ऑन द टॉप ऑफ दैट। और कुछ देखने वाला नहीं है ना। चलिए, कह रहे मिनिस्टर्स असर्शंस दैट इंडिया हैड मैनेज्ड टू रेन इन इन्फ्लेशन। कह रहे एंड इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी कंसर्न मे हैव बीन प्री मैच्योर। कह रहे जो कई सारे मिनिस्टर्स हैं उनकी जो असर्शन है, असर्शन का मतलब होता है भरोसे से कही गई बात जिसमें आपने जोर वजन डाला हो। कह रहे जो हमारे मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, दैट वो ये कि इंडिया मैनेज कर चुका था, और किसको? रेन इन करने को, कंट्रोल करने को, महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को। और कह रहे ये महंगाई अब एक प्रायोरिटी कंसर्न नहीं है, प्राथमिकता वाला हमारी चिंता नहीं है। कह रहे ये जो असर्शन है ना, ये हो सकता है मे हैव बीन रही हो, और क्या रही हो? प्री मैच्योर। प्री मैच्योर का मतलब है अपने वक्त से पहले। अच्छा क्यों? कह रहा है एज August and September witnessed a resurgence in price rise from July's minor relief of 6.7%। कह रहे क्योंकि अगस्त और सितंबर ने विटनेस किया, इसने देखा एक फिर से आने वाली सर्जेंस को। रीसर्जेंस और रिकरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार होना, पुनरावृत्ति। तो इसने एक रिपीट को देखा, रीसर्जेंस को देखा प्राइस राइज में, महंगाई में। और कहाँ से? जुलाई में जो थोड़ा सा रिलीफ आया था 6.71 का, और कब? स्टे करने के बाद 7% से ऊपर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो जुलाई में थोड़ी सी महंगाई कम हुई थी, सारे फाइनेंस मिनिस्टर और सब ने मिलकर कह दिया कि महंगाई तो हमने काबू पा ली है। कह रहे ये बातें आपकी बचकानी है, प्री मैच्योर है। अभी आप अगस्त सितंबर का डेटा देखोगे तो आपको पता लगेगा महंगाई फिर से आ चुकी है, विंटर इज बैक। चलो, असर्शंस की वर्ब है मे हैव बीन, इंडिया की वर्ब है हैड मैनेज्ड, इट की वर्ब है इज, अगस्त सितंबर की वर्ब है विटनेस्ड, रीसर्जेंस रिकरेंस किसी चीज़ का फिर से उभर करके आना, री इमरजेंस भी बोल सकते हैं इसको। और कुछ देखने वाला है। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, क्रैक डाउन करना, कर्ब करना, है ना, नकेल कसना। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ बिगन वर्क ऑन बजट 23-24 बट द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर स्टिल नीड्स टू बी नेविगेटेड डेफ्टली। कह रहा सरकार ने शुरू कर दी है बजट की प्रिपरेशन को, वर्क ऑन बजट को अगले साल के 23-24 के। कह रहा लेकिन अभी जो 2 तिमाहियाँ बची हैं, 2 तिमाहियाँ बची हैं, जो सेकंड हाफ बचा है, आधा साल बचा है, ये अभी भी ज़रूरत है इसको आप नेविगेट करें, इससे गो थ्रू हों बड़े ही आर्टफुली, डेफ्टली, बड़े ही कलाबाजी के साथ। तो अगला साल ठीक है, लेकिन इस साल को भी आपको अभी ठीक से मैनेज करना है क्योंकि 6 मंथ्स तो बाकी हैं। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बिगन, ईयर की वर्ब है नीड्स, नेविगेट का मतलब है गो थ्रू होना, किसी जगह से निकलना, किसी चीज़ को हैंडल करना, क्रूज करना। ये बिगिन नाम की वर्ब के साथ एक कॉमन सी मिस्टेक होती है, लोग हैज़ के साथ में बिगेन लगा के आते हैं। लोगों को ये लगता है कि बिगेन जो है V3 है, ऐसा नहीं है। बिगिन है V1, बिगिन है V1, बिगेन है V2, बिगेन है V2 और बिगन है V3। तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, मत करके आना। हैज़ बिगेन कहीं भी सही नहीं हो सकता है, वो V2 होता है, हैज़ के बाद V3 चाहिए। चलिए यही रैपअप करेंगे सेशन को।
एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट था जो हमने पीछे छोड़ा है, फटाफट इसको देख लेते हैं। क्राइसिस, बेसिस, एनालिसिस, थीसिस और पैरेंथेसिस, जिनके सबके लास्ट में आ रहा है आई एस। क्या आ रहा है जी? आई एस। अगर इन वर्ड्स का प्लूरल बनाना हो तो सीधे सीधे नहीं बनेगा। मान लीजिए क्राइसिस का प्लूरल बनाना चाहूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा क्राइसिस की जगह क्राइसिस, है ना, ये तो हो गया क्राइसिस, इसके आगे ई एस लगा दूंगा, लेकिन ये गलत हो जाता है। इन वर्ड के आगे ई एस नहीं आता, आई एस को ही ई एस में बदल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा? आई की जगह पे ई। वैसे ही बेसिस का प्लूरल क्या होगा? आई की जगह पे ई, है ना, बेसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, इसका प्लूरल क्या होगा? आई की जगह पे ई। वैसे ही थीसिस का प्लूरल भी आपको ऐसे ही बनाना है। और पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब पता है क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का ही सोफिस्टिकेटेड नेम है पैरेंथेसिस। तो जो ब्रैकेट या पैरेंथेसिस वर्ड है, इसका प्लूरल भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो ये कॉमन सा नाउन का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें, आज के क्विज में भी पूछा जाएगा। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। समझ में आई हो, मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर से बताया करो कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स में एक एक के पढ़ता हूँ और काम के कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रोथ फोरकास्ट करेक्टली पेयर बना हुआ है। जैसे IMF का इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 22-23 का 6.6%, तो 4 में से एक ही सही है, 3 गलत हैं। तो ये आंकड़ों का खेल है, आर्टिकल को पढ़ो और सही वाले को निकालो। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में मैं सही वाले को डाल रहा हूँ, वहाँ से आप चेक भी कर लेना। सेकंड वाले में आपसे पूछा है इनमें से वो कौन सा फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स, जिसकी वजह से दुनिया भर में मंदी आ रही है। तो आर्टिकल में जो फैक्टर का नाम नहीं लिया गया ना, उसका नाम आपको बताना है। क्या इसका नाम नहीं लिया गया रशिया यूक्रेन का, क्या ग्लोबल इन्फ्लेशन का, क्या यूके फाइनेंशियल क्राइसिस का? तो सही आंसर को आपको निकालना है। थर्ड और फोर्थ आपके एरर के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपसे पहले में पूछा कि कौन सा वर्ड यूज़ करोगे इन चारों में से, तो चारों वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। और चौथे में आपसे पूछा है एनालिसिस और एनालिसिस, इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सूट करेगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट करवाया था ग्रामर वाला, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देख लेना, यहाँ सेवरल नाम का वर्ड लगा हुआ है। पीरियोडिक डैश इशूड बाय मैनी, है ना, तो मैनी वर्ड आ चुका है, मैनी, तो उसके हिसाब से ही सही वर्ड को यूज़ करना। चारों के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई भी क्वेरी हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।